उछल उछल कर कलश पकड़ ले, दधी मुख भर ले तब मटकन दे। यहाँ सुंदर सपना धोखा है, अभी छोटी उम्र का झोंका है। अरे कच्चे बूंदे बरखा की बरसात समझना ठीक नहीं। वाह वाह अब वाह, क्या बोलूँ मैं, क्या समझाऊँ ना समझाना। वाह। कि रखना साथ अपने तुम, मोहब्बत नाम है मेरा, जहाँ सब हार जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल कविवाणी पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ऋषिकेश झा। दोस्तों, कविता सिर्फ शब्दों का ताना बाना नहीं है, यह आत्मा की वह गुंज है जो पन्नों पर उतरकर इतिहास रच देता है। और जब कोई रचनाकार अपनी लेखनी से केवल लोगों को दर्पण न दिखाए, आईना न दिखाए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दे, तो उनके शब्द केवल शब्द नहीं रहते बल्कि काव्यांशी हो जाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने समाजशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन अपनी भावनाओं को साहित्य के रंग में पिरो दिया है। आपको मधुशाला साहित्य परिवार, संपर्क साहित्य संस्था, राष्ट्रीय हिंदी साहित्य अचल मंच अररिया बिहार से लेकर राष्ट्रीय मातृशक्ति सम्मान 2021 और नारी गौरव सम्मान जैसे लगभग 200 के करीब सम्मान पत्र प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही आप राष्ट्रीय एकता परिषद गोस्वामी समाज दिल्ली जोन की राष्ट्रीय प्रकोष्ठ की पूर्व अध्यक्षा भी रही हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ इंदौर में जन्मी, वर्तमान में जोधपुर की धरा को अपनी साधना से सुशोभित करने वाली प्रख्यात कवियत्री, लेखिका डॉक्टर तृप्ति गोस्वामी जी हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कविवाणी पर। बहुत धन्यवाद सर। कविवाणी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी जिज्ञासा से ही अपनी बात शुरू करूंगा। जी, ये आपका जो उपनाम काव्यांशी है, ये आपको किसी ने दिया है या फिर आपने स्वयं से इसको चुना है? एक्चुअल में काव्यांशी उपनाम मैंने ही चुना है। मेरी ये इच्छा रही थी कि मेरा जो भी साहित्यिक नाम हो वो मेरे महत्वपूर्ण रिश्तों के नाम पे हो, जैसे कि माता, पिता और पति। तो मेरे पिता श्री शंकर गिरी एडवोकेट, माता जी विद्यागिरी और पति देव वीरेंद्रपुरी गोस्वामी। तो सर, इनके तीनों का प्रथम अक्षर मेरे उपनाम में आ रहा है। अच्छा। और चूंकि मैं काव्य का अंश ही मानती हूँ अपने आप को, तो काव्य प्लस अंशी मिलकर काव्यांशी हुआ। और सर, एक सुखद संयोग ये है कि ये जो काव्य मुझे विरासत में मिला है। तो काव्यांशी में वंश का भाव भी झलक रहा है। बिल्कुल। तो सर, ये तीनों का बहुत ही सुंदर संगम है, इसलिए सर मैंने काव्यांशी नाम चुना। जो ये साहित्य की लौ है, ये आप में कैसे प्रज्वलित हुई? मेरे लिए साहित्य की लौ किसी एक कारण से नहीं जगी है। अच्छा। ये मेरे भीतर धीरे धीरे प्रज्वलित हुई है। एक्चुअल में साहित्य मेरे लिए कोई अर्जित साधना मात्र नहीं है। यह मुझे अपने परिवार से सहज रूप में मिली है, यह मुझे विरासत में मिली है। बचपन से ही मैं एक साहित्यिक वातावरण में पली बढ़ी और वहीं से मैंने शब्दों की गरिमा और उसके अभिव्यक्ति की शक्ति को बहुत नज़दीक से समझा है। मैं बताना चाहूँगी कि मेरे दादाजी श्री रामगिरी गोस्वामी और श्री शंकर गिरी गोस्वामी देवास राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित कवि रहे हैं। अच्छा। तो मैंने अनेक बार उनको मंचों से सुना और उनकी रचनाओं पे उनकी सराहना को भी देखा। तो सर, उनकी जो प्रभावशाली प्रस्तुति होती थी और उसके साथ ही उनके सशक्त हाव भाव, वो मुझे ज़्यादा प्रभावित करते थे। वो मेरे हृदय पे गहरी छाप छोड़ते थे। वहीं से बस ये लौ प्रज्वलित हुई और एक संकल्प अंकुरित हुआ कि मंच पर मैं भी अभी अपनी अभिव्यक्ति के साथ ही स्थान प्राप्त करूँगी। जब भी मन में कोई भाव गहरा था तो वो स्वतः कागज पर उतर जाता। समय के साथ साथ ये आत्म संवाद का सेतु भी बना। ओके, हाँ। और तब से ही सर ये यात्रा मेरी अनवरत है, बचपन से ही। और मैडम, अभी तो आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, गोस्वामी अभिज्ञान। हाँ, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा। एक्चुअल में गोस्वामी अभिज्ञान जो है मेरा एक पुस्तक न होकर समाज के प्रति श्रद्धा और उत्तरदायित्व का विनम्र प्रयास है। और मैंने बहुत मन से इस पुस्तक को रचा है सर। इसमें मैंने गोस्वामी समाज के इतिहास और उसके आध्यात्मिक विरासत और उसके सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी है। मैं ये जरूर बताना चाहूँगी कि जनरली लोग इसको गद्य में लिखा करते हैं, पर सर मैंने इसको पद्य में लिखा है। ये पूरा काव्यात्मक रूप है
गोस्वामी अभिज्ञान 32 स्कंद में मैंने इसको समझाया है। और दोहा चौपाई तो है ही, साथ में ईश्वरीय स्तुतियाँ अलग छंदों में हैं। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो मैडम कुछ छंद इस पुस्तक से। जी जी जरूर। गोस्वामी समाज, जरूरी नहीं कि गोस्वामी समाज वाले ही इससे कुछ जानकारी ले, दूसरे समाज के लोग भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं सर, क्योंकि इसमें कुछ स्कंद ऐसे हैं जो सभी के लिए हैं। अच्छा है ना, जैसे शंख का महत्व हुआ, और जोधपुर के कई मंदिरों का इसमें विवरण है, संस्कारों का विवरण है, भगवा का महत्व, ऐसे कई स्कंद हैं जिससे सभी लाभान्वित हो सकते हैं। तो सर भगवा रंग का महत्व, इस पर कई दोहे मैंने इस पर लिखे हैं, लेकिन चंद दोहे मैं आपके सामने रखती बिल्कुल। हूँ। स्वागत स्वागत। जी सर। भगवा है भगवान का, भगवा है भगवान का भारत का भी रंग, यज्ञ शिखा का रंग यह कृष्णा रथ के संग। भगवा है भगवान का भारत का भी रंग, और यज्ञ शिखा का रंग यह कृष्णा रथ के संग। और भारत के इतिहास का, भारत के इतिहास का यही राम का वस्त्र, भारत के इतिहास का यही राम का वस्त्र, और वीरों के जयकार का जिनके हाथों अस्त्र। वाह वाह वाह। और सर देखिए सांझ का एक दृश्य, हाँ जिस समय सूरज सारे आसमान को भगवा रंग देता है, हाँ कि सूर्य रंग भगवा रहे, सूर्य रंग भगवा रहे जिसका तेज प्रकाश, सूर्य रंग भगवा रहे जिसका तेज प्रकाश, और सांझ ढले इस रंग में लेकर भगवा आस। समय संग बदले सभी, हाँ समय संग बदले सभी, बदला यह भी ढंग, समय संग बदले सभी, बदला यह भी ढंग, बना धर्म का चिन्ह ध्वज वो भी भगवा रंग। भगवा रंग। वाह, वाह। तन पर भगवा रंग ही, तन पर भगवा रंग ही धारण करते संत, मस्तक पर भगवा तिलक तेजस लगे महंत, मस्तक पर भगवा तिलक तेजस लगे महंत। आपने ये पुस्तक छंद में ही क्यों लिखा है? छंद से कोई विशेष प्रेम? मेरे घर का जो वातावरण था वो धार्मिक था। अच्छा। वहाँ पे अक्सर ही रामचरितमानस और गीता का पाठ होते देखा है मैंने। तो सर एक लयात्मकता तभी से मुझे भाती है बचपन से ही। और फिर से क्या हुआ कि ये पुस्तक लिखने के मतलब सन 2024 में मुझे ऐसे ऐतिहासिक प्रकल्प का हिस्सा बनने का अवसर मिला। सर मैं बताना चाहूँगी कि मेरे सहित 142 रचनाकारों ने संविधान की धाराओं को छंदबद्ध किया। ओके। हाँ। सर इतना जटिल विषय जब उसको अपन छंदबद्ध कर सकते हैं, तब मेरे मन में विचार आया कि जब इतना जटिल विषय छंदबद्ध हो सकता है, तो मेरे समाज की जानकारी जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा, वो छंदबद्ध क्यों नहीं हो सकता। बस तब से ये परिकल्पना मेरे मन में आकार लेने लगी। हाँ। और मैंने इसको छंद में रचा। वाह। तो छंद में तो आपकी और भी पुस्तक छंद विधा में ही है, तो उसके बारे में जी हाँ सर, मेरी एक और पुस्तक नई पहल, वैसे तो और भी है लेकिन नई पहल मेरी ये लास्ट ईयर ही निकली थी। हाँ। तो उसमें भी मैंने एक अलग प्रकार का छंद लिया है सर। उसके बारे में मैं हमारे दर्शकों से बचपन की एक स्मृति ताज़ा करना चाहूँगी, ताकि उससे वो जान पाएंगे कि आखिर ये छंद ही मैंने क्यों चुना सर। हाँ। मेरी पुस्तक है नई पहल, नई पहल है। और एक अलग ही प्रकार का छंद तो मैं बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश भोपाल, हाँ। उसके समीप एक देवटिया नामक ग्राम है जो मेरा ननिहाल हुआ करता था सर। अच्छा। और आप लोग भी समझते होंगे उस समय पानी का बहुत शॉर्टेज हुआ करता था। हाँ। तो गांव में ऐसे सिर्फ 3-4 नल हुआ करते थे जहाँ से पानी भरा जा सकता था। और वो भी कुछ समय के लिए आता था। तो महिलाएं अपनी अपनी बारी एक एक बर्तन से लगा देती थी वहाँ पर। हाँ। तो सर उसके बावजूद भी नल आने पर वहाँ पे थोड़ा सा नोक झोंक चलती थी। तो वो जो खटर पटर होती थी। हाँ। तो वो एक तो सर खटर पटर। हाँ। और वहाँ पे ज़्यादा बात करने को बोलते थे, काहे बटर कर रही हो, तो बटर खटर पटर और बटर ने एक रिदम अलग प्रकार की मेरे मन में उसकी छाप पड़ गई। अच्छा। और सर अभी जब मैंने देखा 1-2 साल पहले, जब मैं छंदों की जानकारी ले रही थी, तो उसकी रिदम बिल्कुल जनहरण घनाक्षरी छंद से मिली। उसका शीर्षक दिया है कि नल पर पानी भरने गई सासू माँ द्वारा बहू को व्यंग्यात्मक सीख, कि समझ कर कदम कदम धर। सास कह रही है बहू से कि समझ कर कदम कदम धर, अटक पटक मत इधर उधर तू। और खनक खन, उनको लगता पानी नहीं भरती है, वहाँ पे बातें करती है, पंचायती करती है। तो वो सर बोलती है कि खनक खन हरकत कर तब सरल सहज बना, इतरत मत तू। वाह वाह। लाजवाब। और क्या करती है तू वहाँ पे, नयन मटक कर लचक मचक कर।
अरे नया न मटक कर लचक मचक कर खीन खीन कर मत पन घट पर तू। और बटर बटर रथ, अभी मैंने जिक्र किया था, ज़्यादा बात करना कि बटर बटर रथ इतु त कर मत, बटर बटर रथ इतु त कर मत, नठ कट बन मत गलत लगत तू। और कंचन, एक महिला का नाम, कि कंचन चपल हाथ, बहुत चंचल है, चतुर है। कंचन चपल हाथ फट फट जल भर कलश कलश रख, मगन रहत तू, तेरा ध्यान किधर रहता है, तू तो मगन रहती है। और खड़त रहत जब समय लगत जब, खड़त रहत जब समय लगत जब, सभय भरत जल समल समझ तू। तो कुछ तो समझ इस बात को। और तू क्या सोचती है कि तुझे ये लोग सब महान बोलते हैं, बुद्धि वाली बोलते हैं, अरे तुझे हंसते हैं, पागल कहते हैं, तो उसी पे है कि हंसत हंसत जग, हंसत हंसत जग जड़त कहत तब, महक बहक मत बुद्धिमती बन तू। और मंजरी, महिला का नाम, मंजरी कहत रत सब समझत हम, कौन किसके सिखावे में है तू, कि मंजरी कहत रत सब समझत हम, कहत रहत हम मत उलझन तू। कलश भरन पर नजर सजग रख, पानी भरते पर ध्यान दे, कि कलश भरन पर नजर सजग रख, विकल विकल मन रख मत जब तू। तत्पर रहत तब पन्न घट पर, जब सर पट भग कर झटपट भर तू। जनरंगनाक्षरी में मैंने सभी प्रकार की रचनाएं लिखी हैं, तो कुछ ईश्वरीय स्तुतियों पे भी है, कुछ व्यंग्यात्मक भी है। तो सर एक नटखट गोपाल करके मैंने रचना लिखी है, उसमें कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है कि नंदसुत प्रिय अनुज, नंदसुत प्रिय अनुज सुंदर विविध रूप, नंदसुत प्रिय अनुज सुंदर विविध रूप, मन मुग्ध करी जन छवि नंदन की। और सूरत कमल जस, कितनी अच्छी सूरत है कि सूरत कमल जस सुंदर लगता है, सूरत कमल जस सुंदर लगता है, रतन मुकुट सर पंख मयूरन की। और पहन रजत पट, चांदी के वस्त्र पहनते हैं अपने कान्हा, तो पहन रजत पट चंदन तिलक लग, पहन रजत पट चंदन तिलक लग, फबत कबर बंद तब कटियन की। और नयन अंजनमय, नयन आँखों में काजल, कि हमेशा ही काजल लगा होता था उन्हें, कि नयन अंजनमय सजल सजल है, जैसे पानी भरा हुआ, तो नयन अंजनमय सजल सजल है, नटखट हरकत बड़ी अखियन की। और चंचल ललन जब, चंचल ललन जब करत उधम तब, चंचल ललन जब करत उधम तब, सुंदर लगत है लट मुखियन की, सुंदर लगत है लट मुखियन की। और जब वो घुटने घुटने चलते हैं उसका वर्णन देखिएगा, कि घुटन घुटन पग, घुटन घुटन पग मटक भगत जब, घुटन घुटन पग मटक भगत जब, झनक झनक जन बजी पाए जन की। उछल उछल कर, उछल उछल कर कलश पकड़ ले, उछल उछल कर कलश पकड़ ले, दधी मुख भर ले तब मटकन की। और लास्ट की पंक्ति है कि हर्षित करत हुआ, हर्षित करत हुआ हर जन जन मना, सरल सहज छवि प्रभु की शनन की, सरल सहज छवि प्रभु की शनन की। तो नंदसुत प्रिय अनुज सुंदर विविध रूप, मन मुग्ध करी जन छवि नंदन की। सूरत कमल जस सुंदर लगता है, रतन मुकुट सर पंख मयूरन। आपके संकलनों के नाम ही इतने गहरे हैं। अंतर्गुंज, नई पहल, तेरे मेरे दरमियान, जो कि कहानी संग्रह है, और इसके अलावा आप बाल कविता, बाल संग्रह भी आपने लिखा है। तो एक लेखक के रूप में कहानी, कविता और बाल साहित्य तीनों के रूप में प्रस्तुत करने में चुनौती क्या रहता है? सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि लेखन मेरे लिए कभी भी चुनौती नहीं रहा। अच्छा। चाहे कविता हो, कहानी हो या बाल साहित्य। सर मेरा ये मानना है कि अगर आपको जिस चीज़ में रुचि है वो आपके लिए कभी बोझ नहीं होता, वो आपको आनंद ही देता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं गृहिणी हूँ, मेरे ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो लेखन के लिए मैं अलग से हमेशा समय नहीं निकाल पाती हूँ। लेकिन ये जो रुचि है सर, इसकी वजह से घर के काम करते हुए भी मेरे अंदर भाव प्रवाहित होते रहते हैं। और मैं ये भी बताऊंगी कि ये प्रवाह कभी इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि रातों को सोने भी नहीं देता। अच्छा, बिल्कुल। जब तक कि उन भावों को मैं शब्दों में नहीं डाल दूँ मुझे चैन नहीं आता। फिर चाहे वो कविता बने, कहानी बने
या बाल साहित्य बने। ये चुनौती नहीं है, मेरे लिए आनंद है। आप माहौल बता रहे हैं गृहिणी के रूप में, तो आपका पारिवारिक माहौल सबसे प्रेरणा कैसे मिलती है? इस मामले में तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। मेरे घर का जो माहौल है मेरे साहित्य से मैच खाता हुआ है। अच्छा। मेरे पतिदेव श्री वीरेंद्रपुरी गोस्वामी, वैसे तो उनकी सांगरिया में फैक्ट्री है पैकिंग मटेरियल की, पर सर वो भी फिल्मी गानों का शौक रखते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और मेरा बेटा है ध्वनित गोस्वामी। हाँ। सर वो म्यूजिशियन है, उसकी उम्र अभी सिर्फ 22 ईयर है। अच्छा। और साउंड इंजीनियरिंग करके पुणे से वो हाल ही में जोधपुर लौटा है। अच्छा। और मेरे को सर बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यूट्यूब चैनल है डुओ, उसके भाई जैसा मित्र है उसका। तो लेखक स्थान के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। और उस पर 36 गाने अब तक रिलीज हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। और सर वो रैप सॉन्ग लिखता भी है, गाता भी है और खुद से म्यूज़िक बनाता है। वाह। और उसने कई बार थिएटर भी किए हैं। और मेरी जो बिटिया है खुशांकी गोस्वामी, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों सॉन्ग का शौक रखती है। अच्छा। तो सर संगीत की गूंज तो मेरे घर आए दिन बिल्कुल, रहती ही बिल्कुल, है। गीत, संगीत, तो एक बहुत ही अच्छा माहौल मुझे मिलता है और मेरे पतिदेव भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे उन सुनहरे पन्नों की जिसने आपको वैश्विक पहचान दिलाई। कैसा लगता है जब आपकी कोई रचना विश्व रिकॉर्ड के करीब हो, दहलीज पार करने वाली हो, उस समय की क्या मनोस्थिति रहती है? सर स्वाभाविक है कि जब हम किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं हाँ। तो मन बहुत भावुक हो जाता है और गर्व से भर जाता है सर। मुझे भी लेखन के क्षेत्र में 3-4 बार ये सम्मान मिल चुका है। और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। हर बार सर ऐसा लगता है जैसे मेरे शब्दों को नया आकाश मिल गया हो। लेकिन सच कहूँ ना सर, तो ये उपलब्धियाँ मेरी मंजिल नहीं है। ये मेरे लिए सम्मान इस बात का विश्वास दिलाता है कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ। और साथ ही ये मुझे एक दायित्व भी सौंपता है कि मुझे समाज को एक सार्थक साहित्य देना है। और जहाँ तक पुरस्कार की बात करती हूँ सर, तो पाठकों का स्नेह और वरिष्ठ साहित्यकारों का आशीर्वाद और मेरी रचना उनके हृदय तक जाती है पाठकों के, तो यही मेरे लिए तो सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैडम, आप एक सफल गृहिणी भी हैं, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और साथ में ही इतनी सारी रचनाएं और अच्छी साहित्यकार भी हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? मैं इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि हमारे दर्शक, खास करके हमारे महिला दर्शक, इस बात से कुछ प्रेरणा ले सकें। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मैं कोई असाधारण महिला नहीं हूँ। मैं सामान्य गृहिणी हूँ और घर का दायित्व है मुझ पर, ये बात मैंने पहले भी कही सर। तो मैं घर के कार्य के साथ साथ लेखन कार्य कर लेती हूँ। मैं समय का इंतज़ार नहीं करती, समय के साथ चलती हूँ सर। और सामाजिक कार्य की बात है सर, तो ये मैं काफ़ी पहले से महाविद्यालय में जब अध्ययनरत थी तब भी मैं समाज कार्य किया करती थी। आप जानते होंगे प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो भोपाल सीट से सांसद रही है। अच्छा। 2019 से 24 तक। हाँ। सर उनके साथ भी मैंने काफ़ी कार्य किया है। उसी समय से सब समाज हित का कार्य करती आई हूँ। हाँ। तो सर मैं कहती हूँ कि जिस चीज़ में अपने को रुचि है वो अपने आप उसके लिए टाइम निकल जाता है सर। और जब सामाजिक और साहित्यिक कोई कार्यक्रम होता है तो सच मानिए कि घर के कार्य जो मैं करती हूँ उसकी गति अपने आप तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसमें मुझे रुचि है सर। तो कार्य की गति अपने आप तेज हो जाती है और अपने आप ही ये समय मैनेजमेंट हो जाता है। और जहाँ तक आप महिला साहित्यकारों के लिए अगर मैं कहना चाहती हूँ या महिलाओं के लिए, तो मैं यही कहूँगी कि घर परिवार तो सच में अपनी ताकत होता है, लेकिन महिला को अपनी पहचान भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अपने सपनों के लिए अगर वो दैनिक दिनचर्या में से थोड़ा बहुत समय निकाल कर अपने सपनों के लिए दे तो थोड़ा थोड़ा करके बड़ी उपलब्धि में तब्दील हो सकता है। अंत में मैं एक पंक्ति ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने कभी समय मिलने का इंतज़ार नहीं किया सर, बल्कि समय बनाना सीख लिया। शायद यही मेरी यात्रा का सबसे बड़ा मंत्र है। मैम, बातें तो आपसे घंटों की जा सकती है, लेकिन जिस उद्देश्य से हम यहाँ बैठे हैं, हमारे दर्शक आपकी रचना सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं, तो कुछ आपकी रचनाएं और। सर एक साहित्यकार तो चाहेगा कि उसकी रचनाएं भी सुनी जाए। और मेरी प्रथम रचना जो है कि युवावस्था में कदम रखती बाला को चेतावनी भरी समझाइश। जब बच्ची बड़ी होती है तो पेरेंट्स के मन में आता है कि समय ऐसा है, बच्ची बड़ी हो रही है, इसे समझाना भी है, इसे कैसे समझाया जाए। तो उस पर से मैंने रचना लिखी है कि अब क्या बोलूँ मैं क्या समझाऊँ, अब क्या बोलूँ मैं क्या समझाऊँ, ना समझाना ठीक नहीं, अब ना बिल्कुल छोटी हो, अब और लड़कपन ठीक नहीं।
अब क्या बोलूँ मैं, क्या समझाऊँ, ना समझाना ठीक नहीं। अब ना बिल्कुल छोटी हो, अब और लड़कपन ठीक नहीं। अरे ये टेढ़ी मेढ़ी राहें हैं, यहाँ दुनिया भरती आए हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी राहें हैं, यहाँ दुनिया भरती आए हैं। अपने भरोसे चलना, तुमको दुनिया का चलन कुछ ठीक नहीं। अब क्या बोलूँ मैं, क्या समझाऊँ, ना समझाना ठीक नहीं। तो जब नर्म गुलाबी होठ सजे, जब नर्म गुलाबी होठ सजे, धड़कन में मीठा गीत बजे, जब आए नैनों में मदिरा, तब प्याले में उतरना ठीक नहीं। अब क्या बोलूँ मैं, क्या समझाऊँ, ना समझाना ठीक नहीं। तो यहाँ सुंदर सपना धोखा है, यहाँ सुंदर सपना धोखा है, अभी छोटी उम्र का झोंका है। यहाँ सुंदर सपना धोखा है, अभी छोटी उम्र का झोंका है। अरे कच्चे बूंदे बरखा की बरसात समझना ठीक नहीं। वाह वाह वाह। अब क्या बोलूँ मैं, क्या समझाऊँ, ना समझाना ठीक। वाह। तो यह वक्त जरा सा नाजुक है, यह वक्त जरा सा नाजुक है, मन तेरा भी कुछ भावुक है। यह वक्त जरा सा नाजुक है, मन तेरा भी कुछ भावुक है। अरे गैरों की तो बात अलग, अपनों का भरोसा ठीक नहीं। अरे गैरों की तो बात अलग, अपनों का भरोसा ठीक नहीं। अब क्या बोलूँ मैं, क्या समझाऊँ, ना समझाना ठीक नहीं। तो हंसी तुम्हारी फूलों सी, हंसी तुम्हारी फूलों सी, गेरों को अखरे शूलों सी। हंसी तुम्हारी फूलों सी, गेरों को अखरे शूलों की। तू चाहे मालन बगिया की, तू चाहे मालन बगिया की, कांटों से उलझना ठीक नहीं। अब क्या बोलूँ मैं, क्या समझाऊँ, ना समझाना ठीक नहीं। यौवन ने द्वार सजाया है, यौवन ने द्वार सजाया है, मौसम भी गहराया है। यौवन ने द्वार सजाया है, मौसम भी गहराया है। अरे तुझे था नहीं है सागर की, तुझे था नहीं है सागर की, गहरे में उतरना ठीक नहीं। वाह। अब क्या बोलूँ मैं, क्या समझाऊँ, ना समझाना ठीक नहीं। अब आगे मैं आपसे अपनी गज़लों से रूबरू कराऊंगी। मेरी ताज़ा तरीन गज़ल है ये। हमारे साथ कैसा छल हुआ है, शहर सारा ही चंबल हुआ है। हमारे साथ यह कैसा छल हुआ है, शहर सारा ही यह चंबल हुआ है। और जो आँखों में रहा बनकर के आंसू, जो आँखों में रहा बनकर के आंसू, लुढ़क कर बह गया तो जल हुआ है। वाह। और जिसे बरसों में होना चाहिए था, जिसे बरसों में होना चाहिए था, हमारे साथ वह हर पल हुआ है। बलाए आकर वापस लौट जाती, बलाए आके वापस लौट जाती, कि सर पर माँ का जो आंचल हुआ है। और बदन की चोट, बदन की चोट तो देखी सभी ने, बदन की चोट तो देखी सभी ने, हमारा दिल भी तो घायल हुआ है। और भिगोएगा आके मुझको तृप्ति, कि भिगोएगा वो आके मुझको तृप्ति, बरसता एक वो बादल हुआ है, बरसता एक वो बादल हुआ है। जैसा दोहा छंद वैसा ही गजल। तो एक मुक्तक भी इस प्रवाह में आए हैं। वास्तव में जब एक महिला मंच पर भी जाती है और जब तक वो श्रृंगार की बात नहीं करती सर, तो वो अधूरी रह जाती है। अच्छा। तो मैं श्रृंगार की बात करूंगी मुक्तक के थ्रू। तो सुनिएगा। कि बनकर फूल बगिया में हमें ही मुस्कुराती हूँ, कि बनकर फूल बगिया में हमें ही मुस्कुराती हूँ, कि बनकर बाग में कोयल मैं मीठे गीत गाती हूँ, कि बनकर बाग में कोयल मैं मीठे गीत गाती हूँ। पंक्तियाँ संभाल है। कि रखना साथ अपने तुम, कि रखना साथ अपने तुम, मोहब्बत नाम है मेरा, जहाँ सब हार जाते हैं वहाँ मैं जीत जाती हूँ, जहाँ सब हार जाते हैं वहाँ मैं जीत जाती हूँ। और इसी भाव का दूसरा मुक्तक देखिएगा। कि मैं बगिया हूँ, मेरी बगिया का एक तू ही तो है माली। मैं बगिया हूँ, मेरी बगिया का एक तू ही तो है माली। तुझी से फूल में खुशबू,
तुझी से ही तो है लाली, वाह, तुम्हारा प्यार पा करके सदा झुकती रही हूँ मैं, तुम्हारा प्यार पा करके सदा झुकती रही हूँ मैं, कि जैसे बाग में झुकती रही फूलों भरी डाली, वाह, वाह, कि वाह, जैसे बाग में झुकती रही फूलों भरी डाली। और अब जैसा कि मेरा नेचर है और आप सभी से मैं यही उम्मीद करती हूँ, तो अंतिम मुक्तक मेरा देखिएगा। वफा के साथ ही रहना, वफा मेरी कमाई है, वफा के साथ ही रहना, वफा मेरी कमाई है, कबीरा ने जो गाई है वही मैंने सुनाई है, हाँ, कि नफरत से भरी दुनिया में लेकर प्यार निकली हूँ, कि नफरत वाह, वाह। से भरी दुनिया में लेकर प्यार निकली हूँ, मोहब्बत गा सकूँ तृप्ति कलम मैंने उठाई है, वाह। मोहब्बत गा सकूँ तृप्ति कलम मैंने उठाई है। वाह। मैडम, अपना एक ऐसा एक राउंड आएगा जिसको हम लोगों ने रैपिड फायर राउंड नाम दिया है। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मैडम, बस आपको 3-4 सेकंड में जो मन में पहला कॉल, जो पहला जवाब आए उसको बोल देना है, बिंदास। तैयार हैं आप मैडम? जी सर, बिल्कुल। लिखना आपके लिए क्या है? जरूरत, सुकून या अभिव्यक्ति का माध्यम? सुकून। आपके लिखी कृतियों में कौन सी कृति आपके सबसे दिल के करीब है? गोस्वामी अभिज्ञान सर। लिखने का मूड नहीं हो तो फिर अपने आप को कैसे मोटिवेट करती हैं? सर, मैं मन को शांत करती हूँ, फिर शब्द खुद मुझे ढूंढ लेते हैं। आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा सम्मान क्या है? वर्ल्ड रिकॉर्ड या पाठकों का स्नेह? पाठकों का स्नेह सर। जो आपने बाल साहित्य लिखा था नन्हे संसार, उसको लिखते समय आपको बचपन की कौन सी यादें अपने मस्तिष्क में रखे थे? सर, मासूमियत। एक सफल गृहिणी होना आसान है या एक समर्पित साहित्यकार? सफल गृहिणी। इंदौर यानी कि आपकी जन्मभूमि और जोधपुर आपकी कर्मभूमि, कहाँ किसके साथ आप जाना चाहेंगे? जोधपुर, कर्मभूमि। कर्मभूमि। सोशल मीडिया साहित्य के लिए वरदान है या अभिशाप? सर, वरदान है। साहित्यकार के रूप में आपके समक्ष सबसे बड़ा डर? मैं चाहती हूँ मेरे शब्द कभी किसी को आहत न करें। आपकी प्रेरणा? मेरे पिता श्री शंकर गिरी जी। डायरी पेन या कीपैड, यानी कि कविता या कहानी कैसे लिखना पसंद? डायरी और पेन। पुरस्कार या पाठकों की तालियां? पाठकों की तालियां। गंभीर साहित्य या बाल साहित्य? गंभीर साहित्य। मैडम, अभी हमारे अगर कोई उभरते हुए रचनाकार हैं, उनके हाँ। लिए आपकी तरफ से 2 शब्द। सर, मैं यही कहना चाहूँगी, पहले खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, फिर लिखो। अच्छा जी अच्छा, हाँ। पढ़ना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका काव्यांशी जी। आपने हमारे चैनल पे अपना समय दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार है। आपने इतना अपने बिजी रोस्टर में से हमारे लिए समय निकाला। हमारे कविवाणी मंच के लिए एक सौभाग्य की बात होगी। सर, ये तो आपका बड़कपन है। बाकी मैं तो यही कहूँगी सर कि कविवाणी मंच में ही सरस्वती का वास है। यह मंच इस तरह से साहित्यकारों को सहेज रहा है और उनकी कविता की गूंज को जन जन तक पहुंचा रहा है। वास्तव में सर वंदनीय है और इस कार्यक्रम की, इस मंच की आप शान है, जान है। और सर, मैंने देखा आज कि आपने मैं कैसे मेरे साहित्यिक यात्रा को, मेरी गोस्वामी अभिज्ञान की पुस्तकों को पाठकों के सामने रखा। उसके लिए सर मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और भविष्य के लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ सर।